हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज से मतलब रीस्टार्ट होने जा रहे हैं रशियन लीग के बारे में। और पहला मैच जो है वो है काइलिया सोवेटॉफ समारा और अहमद ग्रोजनी की। काइलिया को हम काइलिया के नाम से बोलेंगे, मतलब काइलिया जो टीम है बड़ा वाला नाम जैसा है, और अहमद ग्रोजनी को हम अहमद के नाम से ही बोलेंगे। तो इससे पहले कि इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, कल वाले मैच का अगर हम बात करें, स्मॉल लीग कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जैसे जैसे मैंने बताया, मार्लोन मिडलॉन जो थे वो हमारे लिए डिफरेंशियल पिक रहे थे डिफेंस में। हालांकि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो कर रहे थे वो बोआ विस्ता के ही ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंडर ले आए थे, तो बहुत सारे लोगों के वो मिस नहीं हुए थे। बाकी मैंने कहा था आपको, जी बुएनो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मुझे लग रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आपने स्ट्राइकर्स में से किसी को रखा होगा कैप्टन वाइस कैप्टन, तो बुएनो ही आपके लिए मेजर ऑप्शन रहे थे, जिनके बारे में मैंने कहा था। और जिन जिन प्लेयर्स के बारे में मैंने कहा था, मर्लोन के बारे में कहा था, कार्डिनियोस के बारे में कहा था, तो ये सब प्लेयर्स थे। ठीक है। स्कोर लाइन बिल्कुल भी प्रेडिक्टेड, जैसा मैंने प्रेडिक्शन मैंने जैसा करा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि आपने खुद भी देखा था कि दोनों ही टीमें खास कुछ गोल स्कोरिंग फॉर्म से तो आ नहीं रही थी। सेटुअल का फिर भी चलिए सही रहा, एक ही गोल उन्होंने करा, लेकिन बोटाफोगो बोआ विस्ता माफ करना, बोआ विस्ता के 3 गोल थोड़े से अनएक्सपेक्टेड रह गए। तो यही चीज़ थोड़ा रहा जिसकी वजह से ग्रैंड लीग जिस तरह से एक्सपेक्टेड था उस तरह से हुआ नहीं। हाल हाल में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट गया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमारे रहे थे। और स्ट्राइकर्स में से भी मैंने बुएनो का नाम कहा था, सॉवरबेक के बारे में मैंने ज़्यादा बातें नहीं करी थी, क्योंकि पहली बात तो मुझे उस पोजीशन पे ज़्यादा भरोसा नहीं था जिस पोजीशन पे वो खेल रहे थे। तो वही एक अनएक्सपेक्टेड हो गया। ड्रीम इलेवन पे वैसे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी क्योंकि वही सेफ प्लेयर थे मिडफील्ड से, लेकिन हाल प्ले में कुछ चीज़ों के कुछ जगहों पे उनको लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बाकी ज़्यादा कोई इश्यूज नहीं थे। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है रशियन लीग के टेबल बॉटम में जो है उन दोनों टीमों के बीच में। ठीक है, एक आप देख सकते हैं 16 टीमों की टेबल होती है रशियन लीग में। एक टीम है 16th प्लेस पर और दूसरी है 15th प्लेस पर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्वालिटीज़ की काफ़ी कमी है। तो क्या क्या दोनों की क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या दोनों की स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखते चलिए। कार्डिलिया के होकर यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं जो कि नहीं खेल रहे होंगे। अहमद ग्रोजनी के होकर विल्कर एंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो रहे थे उनके टीम में, फर्स्ट टीम में। ये डिफेंस में खेलते हैं, तो ये अवेलेबल नहीं है। आखिरी जो मैच हुआ था अहमद ग्रोजनी के होम ग्राउंड पर, तो वहाँ पर अहमद ग्रोजनी ने 1-1 की बराबरी पर ख़त्म किया था। क्या हुआ था उनकी तरफ से आप देख सकते हैं। डिफेंसिव मिडफील्ड यहाँ पर उनके लिए सही थी, विंग प्ले ये कमाल का करते हैं। मतलब क्वालिटी तो चलिए कम है तभी जाके ये बॉटम प्लेस में रहते हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी रही थी वो इनके विंग प्ले से रही थी। और काइलिया की तरफ से अगर आप देखोगे तो इनका भले ही मिडफील्ड उतना अच्छा नहीं था, लेकिन डिफेंस बहुत ही अच्छा था। एक गलती उनके गोलकीपर ने करी थी, बाकी उनकी डिफेंस उतनी बुरी नहीं थी। इनके ये दोनों फुल बैक्स है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव माइंडेड है, मतलब बहुत कम आप इनको ओवरलैपिंग पे देख पाएंगे। और इसीलिए इनकी जो विंग प्ले है ये उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती है। ठीक है, लेकिन डिफेंस इनकी काफ़ी सही रही थी और खास कोई यहाँ पर बताने के लिए है नहीं। रिपोर्ट पे आ जाए अगर, तो अहमद यहाँ पर जीत सकती थी। अहमद के बारे में एक चीज़ मैं बता दूँ, या फिर आप कह लीजिए इस हेड टू हेड फिक्सचर के बारे में एक चीज़ मैं बता दूँ। आखिर के 3 मुकाबले में अहमद का जो कोच है, जिसके अंडर में अहमद रोशनी अभी है, उस कोच मतलब वो कोच कभी भी हारी नहीं है अगेंस्ट काइलिया के जो कोच हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है, मतलब आखिरी 3 मैच से अहमद अनबीटन है काइलिया के अगेंस्ट में, और इनमें से 2 बार वो जीते हैं। और ये जो आखिरी मैच आप देख सकते हैं 1-1 की बराबरी हुआ था बस। ठीक है, तो अहमद रोजनी का हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी सही है। डिफेंसिव मिडफील्ड विंग प्ले यहाँ पर अच्छा था। कार्डिलिया के भी डिफेंस सही थे, लेकिन अटैक यहाँ पर उनके लिए उतना अच्छा नहीं था। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया एंगल इनके मेन डिफेंडर होते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा फाउल ड्रॉ करे थे, नहीं कमिट करे थे शायद। और कबूटॉव जिनकोव्स्की ये सबसे ज़्यादा फाउल ड्रॉ करने में सक्षम रहे थे। उसके बाद यहाँ पर इंटरसेप्शन में मुसलॉफ सेमेनॉफ का नाम आपको कई बार दिख जाएगा। एंटोन, इस नाम को ध्यान से नोटिस कर लेना। कुछ हो या ना हो, ये बंदा आपको पासिंग के बहुत सारे पॉइंट्स दे जाएगा। आप यहाँ पर भी उनके पासेस देख सकते हो। साथ में चेरनॉफ, ये एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर। और मेरे ख्याल से ये अहमद ग्रोजनी का नहीं, कार्डिलिया का मेन सेंट्रल डिफेंडर है। ठीक है, नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन इनको नोटिस करते रहना। रोशी मेन अटैकर हैं, अहमद ग्रोजनी की टीम के होकर विंगर हैं, लेकिन इनके पास ही गोल स्कोरिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहते हैं। आखिरी कुछ मैचों की बात करें तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बॉटम प्लेस की दोनों टीमें हैं।
तो पहले हम वीकनेस को देख लेते हैं। ये अगेंस्ट पहले हम काइलिया का देखते हैं। टाम्बॉफ के अगेंस्ट वो 0-3 से हारे थे, तो यहाँ पर कुछ खास बताने के लिए है नहीं। मिडफील्ड हालांकि यहाँ पर ठीक ठाक रही थी, जैसे कि आपने पिछले मैच में भी देखा, और यहाँ पर यही कुछ है और ख़ास कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं कार्डिलिया का 72% बॉल पोजीशन हालांकि था, तो ये एक चीज़ है जो कि आपकी कार्डिलिया को स्टाइल को दर्शाता है। मतलब ये खुद में पासेस बहुत ज़्यादा खेलते हैं, पोजिशनल फुटबॉल ये खेलते हैं जिसको हम इनडायरेक्ट फुटबॉल कहते हैं, और ये एक डिफेंसिव माइंडेड टीम की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, क्योंकि इनके पास पता है कि इनके पास ज़्यादा गोल स्कोरर्स की कमी है, तो इसीलिए डिफेंसिव फुटबॉल मतलब पासिंग फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं और ओपोनेंट को टायर्ड करने की कोशिश इनके पास रहती है। तो ये चीज़ आपको आगे भी दिखता रहेगा। चेरनॉव फिर से वहाँ पर, इसके बाद कारपॉव जिन्होंने सबसे ज्यादा टैकल जीते थे, एंटोन जैसे मैंने बताया, कुछ नहीं तो आपको पासिंग के पॉइंट्स दे ही देंगे। एंटोन और टिमोफियव ये दोनों सेंट्रल मिडफील्डर रहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों सेंट्रल मिडफील्डर हैं। कुछ हो या ना हो, ये पासिंग के पॉइंट्स आपको कल जरूर दे देंगे, अनलेस की मतलब कार्ड्स वगैरह कंसीड करें या फिर कुछ बड़ा कुछ गलतियां वगैरह नहीं करें, तो ये आपको पासिंग के पॉइंट देते रहेंगे। एंटोन के पासिंग एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद एन्यूकॉफ का नाम आपको दिख रहा होगा। पोपोविच इनके मेन अटैकर होते हैं कार्डिलिया के होकर। ज़्यादा से ज़्यादा जो अटैकिंग मूव्स वगैरह बनते हैं ये इनके ही इर्द गिर्द बनते रहते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा क्रॉसेस यहाँ पर निकाले थे। और फ्रोलॉफ, इनके 6 सेव्स थे। दोनों ही गोलकीपर आज के मैच में बेटर अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है फ्रोलॉफ आज के मैच में थोड़ा सा बेटर जगह लेंगे आज के मैच में आपको दिखते हुए। रूबिन कजान के अगेंस्ट, रूबिन कजान भी मतलब आखिर के 3-4 टीमों में से ही आती है। ऑफ कोर्स ये कार्डिलिया से तो ऊपर रैंक की टीम है, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से 16 टीमों की टेबल में 13 या 14 नंबर पर आते हैं, तो इनको 1-0 से हराया था। तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि कार्डिलिया की स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हो फिर से जो मिडफील्ड है टिमोफियव और एंटोन का, यहाँ पर फिर से सॉलिड रहा था। एक चीज़ बार बार मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, देखिए गोल करेंगे असिस्ट करेंगे ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन पासिंग के ये आपको पॉइंट्स देते रहेंगे। 70 पासेस तो लगभग ये निकालते ही हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। 60 to 70 पासेस मतलब 3 से 3.5 पॉइंट्स ये आपको देते रहेंगे पासिंग के, दोनों से ही, स्पेशली एंटोन और टिमोफियव भी। और जैसे मैंने बताया अटैक पोपोविच के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने गोल करा था और असिस्ट करा था इनके जो स्ट्राइकर है रादोंजिच ने। सेंट्रल डिफेंस में मैंने जैसा बताया चेरनॉव इनके मेन डिफेंडर हैं, साथ में करपॉव भी ठीक ठाक है, ठीक है। और दो फुल बैक्स जो हैं अलियोकॉव और जेफाने यहाँ पर खेल रहे थे, उतना ज़्यादा ओवरलैप पे आते नहीं है। जेफाने कुछ हद तक अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खेलते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनके फुल बैक से ना ही रखे तो बेहतर। तो यहाँ पर जो रूबिन कजान की टीम थी इनका भी डिफेंस यहाँ पर सही था, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। दोनों ही टीमों की डिफेंस और मिडफील्ड यहाँ पर काफ़ी सही थी, लेकिन एक ही सही मोमेंट आया कार्डिलिया के होकर जहाँ से उन्होंने गोल करा था पोपोविच ने। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें, खास कुछ ज़्यादा है नहीं बताने लायक, ठीक है। कुछ प्लेयर्स की ही आपको यहाँ पर नोटिस करनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से 6 से 7 प्लेयर आपके होंगे दोनों टीम्स के मिलाकर, जिनको आप किसी भी लीग में मिस नहीं कर सकते अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो। बाकी तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो ही सकती हैं। रादोंजिच जिन्होंने हाउस काफ़ी ड्रॉ कर, रादोंजिच काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं मैच में, मतलब काफ़ी नीचे आकर खेलते हैं, और ये दोनों ही टीम का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। एकदम परफेक्ट नंबर 9 नहीं है दोनों ही टीमों के पास कि मतलब यही एकदम खड़ा रहेगा और जब भी हम ऊपर बॉल निकालेंगे इसको बॉल मिल जाएगा, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों ही टीमों के ये जो स्ट्राइकर्स हैं ये मैच में काफ़ी इन्वॉल्व रहने की कोशिश करते हैं, फाउल वगैरह ड्रॉ करते हैं, टैकल्स वगैरह करते रहते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया चेरनॉव सबसे ज़्यादा टैकल जीतने में सक्षम रहे, टिमोफियव उसके बाद, उसके बाद कारपॉव, दोनों सेंट्रल डिफेंडर सब देख सकते हैं। टिमोफियव 51 पासेस और एंटोन की पासिंग एक्यूरेसी, ठीक है। यहाँ पर पासेस थोड़े से कम हो गए, लेकिन पासिंग एक्यूरेसी जिसका पॉइंट आपको हालात में मिलता है तो वो यहाँ पर एंटोन का सही रहा। पोपोविच आप देख सकते हैं अटैक में इन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, इंक्लूडिंग 1 बिग चांस। ओडेनबर्ग ये एक और नीचे पायदान वाली टीम, और एक और बार फिर से आप देख सकते हो पोपोविच और रादोंजिच के कॉम्बिनेशन ने यहाँ पर गोल बनाया था, ठीक है। और सेंट्रल मिडफील्ड ने फिर से अच्छा काम किया, दोनों सेंट्रल डिफेंडर्स ने फिर से अच्छा काम किया। फ्रोलॉफ ने यहाँ पर पेनल्टी सेव करा था, नहीं तो ये मैच हार भी सकती थी कार्डिलिया, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं वही बिल्कुल एकदम सेम टू सेम, ज़्यादा कुछ है नहीं। विंगर्स दोनों खेल देते हैं, लेकिन अभी तक मुझे खास कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नज़र नहीं आया है। ओडेनबर्ग यहाँ पर पूरी डिफेंसिव फॉर्मेशन के साथ आई थी, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर वो जीत सकते थे इस स्ट्रेटेजी से, एक गोल उनका शॉट उनका पोस्ट पे लगा, एक पेनल्टी मिस हुआ, नहीं तो वो जीत सकते थे। तो यहाँ पे बताने के लिए है जो
ओडेनबर्ग ने मिडफील्ड में कुछ चेंजेस के बाद ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था। कार्डिलिया जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा पासेस खेलते हैं, ठीक है, और मिडफील्ड में जो क्रिएटिविटी की इनकी कमी है, क्योंकि डिफेंसिव माइंडेड इनका फुटबॉल है, इंटीरियर फुटबॉल ये खेलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो राजनजी, जैसे मैंने बताया, फाउल ड्रॉ करा इन्होंने सबसे ज़्यादा। पोपोविच उसके बाद राजनजी ने फाउल कमिट भी करा था। तो कितना इन्वॉल्व रहते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। टिमोफिएव यहाँ पर, उसके बाद काबूटॉफ जो कि यहाँ पर विंग में खेल रहे थे मेरे ख्याल से, जी हाँ, राइट विंग पे खेल रहे थे, लेकिन अटैकिंग वाइज कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा इनका। जेफा ने यहाँ पर पासेस सबसे ज़्यादा इन्हीं के थे, तो यहाँ पर पासेस नहीं देने दिए थे ओडेनबर्ग ने। तो यही एक चीज़ है जो कि आपको कार्डिलिया के अगेंस्ट में करनी पड़ती है, ठीक है, कि अगर आप मिडफील्ड में डिफेंस में ज़्यादा लोग बढ़ा के रखते हो और अगर आपके पास भी ज़्यादा फायर पावर नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे लोग बढ़ा के रख देते हो और बॉल नहीं जाने देते हो कार्डिलिया के जो दो मिडफील्डर्स हैं उनके पास, तो वो अपना जो नॉर्मल पासिंग फुटबॉल है वो नहीं खेल पाएंगे, और पासिंग फुटबॉल नहीं खेल पाने से उनके जो मूवमेंट्स वगैरह बनते हैं वो भी नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर भी टीमोफिएव के यहाँ पासिंग एक्यूरेसी अच्छे थे। पोपोविच सबसे ज़्यादा क्रॉसेज इंक्लूडिंग 2 बिग चांसेस। तो यही है कार्डिलिया की कुछ हद तक हमें जो एनालिसिस करी है। डिफेंस, सेंट्रल डिफेंस इनकी काफ़ी अच्छी है, जो काम इनका होता है सेंट्रली ही होता है। सेंट्रल डिफेंस, सेंट्रल मिडफील्ड, यहाँ तक कि जो गोल्स वगैरह आते हैं वो भी सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर पोपोविच, और कुछ हद तक आप स्ट्राइकर रादोंजिच का कंट्रीब्यूशन समझ सकते हो। विंग मतलब मैं इनकी स्ट्रेंथ नहीं कहूँगा, बाकी वीकनेस वगैरह अभी तक मुझे दिखी नहीं है ऐसा कोई। और गोलकीपर इनके जो है फ्रोलॉफ, ये काफ़ी सही है। सारे के सारे मैचेस में चाहे वो जीते या हारे, लेकिन फ्रोलॉफ का सही परफॉर्मेंस मैंने देखा है। कम से कम 4 से 5 सेव तो वो हर मैच में कर रहे हैं जहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है सेव करने का, और आखिरी मैच में उन्होंने पेनल्टी भी सेव करा हुआ है। तो यही कुछ प्लेयर्स हैं, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि याद रखना ये सेकंड बॉटम टीम है, ठीक है, बॉटम मोस्ट टीम है। तो ऑफकोर्स इनके पास ज़्यादा मैच विनर्स या ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट रखने वाले प्लेयर्स की कमी तो है। अभी बात करते हैं अहमद रोशनी की, इनका भी वही है, गोल स्कोरर्स की कमी है। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, कार्डिलिया की तरफ से पिछले 3 मैचों में एक भी बार एक से ज़्यादा उन्होंने गोल नहीं करा है, चाहे वो जीते या चाहे हारे, लेकिन एक से ज़्यादा गोल वो नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अच्छा, तो अहमद रोशनी आखिरी मैच पर डिनामो मॉस्को से वो हार गए थे 3-2 से। एक गोल बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे आया था सेट पीस से 89 मिनट पर, ग्लूशकोव ने जो करा था। बाकी जैसे मैंने बताया, इनके तरफ से दोनों विंगर्स जो होते हैं, रोशी और यहाँ से बेरिशा या फिर इल्जिन जो भी खेलते हैं, ये दोनों विंग काफ़ी इफेक्टिव होता है। आपको मैं आगे दिखाता रहता हूँ। रोशी ने यहाँ पर गोल करा था। वैसे प्रॉब्लम्स इनके जो रहे थे वो थे सेंट्रल डिफेंस में, ठीक है। फुल बैक्स इनके भी उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन सेंट्रल डिफेंस में काफ़ी गलतियाँ थी। सेंट्रल मिडफील्ड फिर भी मैं कहूँगा ठीक ठाक रहा था, लेकिन डिफेंस में प्रॉब्लम्स रहे थे। डायनामो मॉस्को ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्गर टीम थी, तो उन्होंने आराम से यहाँ पर हरा दिया था। 3-1 का स्कोर लाइन हो सकता था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर सेट पीस से गोल करा था। तो यही यहाँ पर लिखी हुई है। ऑफुल डिफेंडिंग, मिडफील्ड भी उतना थोड़ा बहुत सपोर्टिव था, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं था कि एक स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट डायनामो मॉस्को जैसे स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को हरा सके। दोनों गोल ही सेट पीस से आए थे, एक डायरेक्ट फ्री किक से और एक इनडायरेक्ट फ्री किक से। मतलब डायनामो मॉस्को की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब दोनों गोल जो है कंसीड करे थे अहमद रोशनी सेट पीस से। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अगर आपको दिखने हैं तो सेवेनॉफ का नाम आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने बताया, ये इनके मेन डिफेंडर होते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन, उन्होंने सबसे ज़्यादा पासेस भी खेले थे। उसके बाद ग्लूशकोव, और ग्लूशकोव के यहाँ पर पासिंग एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा। क्रॉसेस के मामले में बात करें तो रवानली और उटसीएफ सेकंड पोजीशन पर आते हैं, लेकिन पहले आते हैं गिगोलाइफ, जो कि यहाँ पे लेफ्ट बैक खेल रहे थे, ठीक है। तो ये पहली बार दोनों टीम में से किसी के फुल बैक का हमने अपना कंट्रीब्यूशन देखा है। 8 क्रॉसेस निकाले थे। रोस्टोव के अगेंस्ट एक और स्ट्रॉन्गर टीम है जिनको अहमद रोशनी ने रोका था। तो क्या क्या पॉजिटिव्स उनके लिए रही थी आप देख सकते हो। तो पूरा टीम यहाँ पर अच्छी खेली थी, ठीक है, एक पोजीशन को छोड़कर बाकी पूरा टीम यहाँ पर अच्छी खेली थी, लेकिन फिर भी वो एक से ज़्यादा गोल नहीं कर पाए, ठीक है। डिफेंस यहाँ पर सही था, डिफेंसिव मिडफील्ड जैसा अच्छा रहता है। विंग प्ले फिर से देखिए, यहाँ पर बेरिशा जैसा मैंने बताया यहाँ पर खेल रहे थे, और साथ में रोशी जो इनके मेन स्कोरर हैं, इन्होंने यहाँ पर भी गोल दागा, लेकिन क्वालिटी की कमी है ऑफकोर्स, और इसीलिए रोस्टोव उतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेला था। उन्होंने डिफेंस में प्रॉब्लम्स थे, मिडफील्ड में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। यहाँ पर एरेमिंको अच्छा नहीं खेल पाए थे, फिर भी उन्होंने आराम से यहाँ पर मैच को ड्रॉ कर लिया, और उनका अवे मैच था वैसे ये। तो क्या रिपोर्ट यहाँ पर हमें कह रहा है, स्ट्रॉन्ग इन द बैक, इफेक्टिव विंग प्ले, जो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको, स्ट्रॉन्ग इन द बैक उतना कंसिस्टेंटली नहीं, लेकिन विंग प्ले अहमद रोशनी की तरफ से आपको बार बार देखने को मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव गोल स्कोरर्स की कमी,
फिर से आगमा ग्रोसरी ने सेट पीस से कंसीड करा, ये एक इनकी प्रॉब्लम रही है। बेरिशा ने सबसे ज़्यादा फाउल ड्रॉ भी करे और कमिट भी करे, ये बेरिशा होगा। और सेबेनॉफ के सबसे ज़्यादा पासेस, तो पासेस यहाँ पर कम ही हैं। ग्रोडॉफ के यहाँ पर 4 सेव्स। और जीत के लिए मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ा, जाहिर सी बात है, आखिरी बादल की टीम है तो हाल ही में ज़्यादा जीती तो है नहीं। तो उफा के अगेंस्ट यहाँ पर जीत हासिल करी थी। उफा भी एक स्ट्रॉन्गर टीम है। तो क्या किया था उफा ने, उन्होंने एक ऐसी टीम के अगेंस्ट से 5 प्लेयर की डिफेंस लगा दी थी जिनके पास वैसे ही स्ट्राइकर की कमी है। और उसके ऊपर एक गलती भी उन्होंने कर दिया था उनकी गोलकीपर ने, तब जाके एक गोल करा था अहमद रोजली ने, ठीक है, और वो भी सेट पीस से। और उफा जब तक अटैकिंग मोड पे आती तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं एक गोल एनहेल ने किया था जो कि सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं। बाकी सेमेनॉफ का एज यूजुअल अच्छा परफॉर्मेंस था। ग्लूशकॉफ का यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस था। बेरिशा और यहाँ पर रोशी जो खेल रहे थे, दोनों ने फिर से कंट्रीब्यूशन अच्छा करा। बेरिशा का एक शॉट पोस्ट पे लगा हालांकि। तो यही है, फिर से स्ट्रॉन्ग इन द बैक, इफेक्टिव विंग प्ले। ये विंग प्ले कंसिस्टेंटली आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही विंगर्स, रोशी ज़्यादा पेनिट्रेटिव हैं, सेट पीस वगैरह भी वो लेते हैं, तो इनके पास गोल स्कोरिंग के मामले में वो थोड़े से आगे रह जाते हैं। बाकी दोनों ही विंग काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन करती हैं। और एक चीज़ याद में रखना, ये बात हो रही है अगेंस्ट कायरेलिया जैसी टीमों की, जिनके जो दोनों फुल बैक्स ये काफ़ी इनएक्टिव रहते हैं। अल्ट्रा डिफेंसिव अप्रोच उफा एरोड के गोलकीपर के रहे थे, जो कि यहाँ पर गोल करने में सक्षम रहे थे। आकमात रोशनी की टीम, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें, फिर से 7 आपका नाम आपको दिख जाएगा। इंटरसेप्शन और यहाँ पर पासिस के मामले में उनका नाम है मायल के पासिंग एक्यूरेसी। मायल भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। मेरे ख्याल से ये होंगे शायद, इवनॉफ जो नाम लिखा हुआ है यही शायद मायल होंगे। तो जो भी हो, तो आकमत रोशनी की तरफ से बात करी जाए तो ये भी डिफेंसिव टीम ही है। पिछले 3 मैचों में हमने इनसे 4 गोल बनते हुए देखे हैं, जिनमें से मेरे ख्याल से 2 या 3 गोल तो सेट पीस से आए हैं। सेट पीस से ये कंसीड भी काफ़ी कर लेते हैं। डिफेंसिव मिडफील्ड इनकी सही है, दोनों जो सेंट्रल डिफेंडर्स हैं वो भी सही है, सेवेनॉफ और भी जो इनके हैं, क्या नाम है इनका, और एनहेल यहाँ पर खेलते नहीं खेलेंगे, जो भी खेलेंगे सही है, लेकिन ज़्यादा क्वालिटीज़ की मुझे उम्मीद नहीं है। इनके लिए सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी है वो है इनकी विंग प्ले। दोनों विंगर्स वालोन बेरिशा और रोशी दोनों काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। पासिंग के मामले में मैं थोड़ा सा पीछे रखूँगा इनको। हालांकि ये ओवरऑल इनकी जो टीम की पास है, टीम्स की पासेस होती हैं, मतलब वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इंडिविजुअली किसी एक बंदे का पास यहाँ पर थोड़ा सा कम है, ठीक है। यही है, मतलब खास कुछ बताने के लिए है नहीं। सिर्फ एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो है विंग प्ले। सेट पीस टेकर्स की बात करी जाए, एंटोन और पोपोविच फ्री किक हैं। कायरेलिया का होकर सोबोलेव और एंटोन फ्री पेनल्टी में है। आक्वा का होकर रोशी बेरिशा फ्री किक में, रॉसी और फिजियू यहाँ पर पेनल्टी में है। यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी बंदा 2 से ज़्यादा गोल नहीं कर पाया है अभी रशियन लीग में, कायरेलिया के होकर, आकमात रोजनी के होकर, फिर भी एक रॉशी तो है। और असिस्ट के मामले में जिनकॉप्स का नाम आपको दिख जाएगा, लेकिन आकमत रोशनी के असिस्ट मेकर कोई नहीं है। एक दो करके सबने असिस्ट बनाया है। और मेजोरिटी ऑफ द गोल्स क्योंकि उनके सेट पीस से बने हैं, मतलब पेनल्टी से हो या फिर फ्री किक से हो, तो इसीलिए असिस्ट का भी नाम बहुत कम है। इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था डिफेंडर्स के बारे में, चेरनॉव इनके मेन डिफेंडर होते हैं। और यहाँ पर आपको चेरनॉव का नाम कई बार दिख जाएगा। और 7 ऑफ अहमद रोशनी की तरफ से। और यहाँ पर खास कुछ है नहीं बताने लायक। पासिंग के मामले में जैसे मैंने बताया, सोबेटॉफ एज ए टीम इनके पासेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप देख सकते हैं 2 प्लेयर्स इनके 50 के ऊपर पासेस हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके 40-50 के ऊपर पासेस रहते हैं। लेकिन ये आकमत रजनी के 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत सारे पासेस निकालते हैं, ऐसे टीम नहीं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल हैं, जैसे कि सेमिनाब उनमें से है। सेमिनाब बहुत तरीके से आपको पॉइंट दे सकते हैं, मतलब डिफेंसिवली तो अलर्ट वो है ही खास, और उसके बाद पासिंग के भी इनके काफ़ी पॉइंट्स हैं। क्रॉसेस के मामले में कबूटॉफ इनके सबसे ज़्यादा क्रॉसेस हैं, और आगमात रोशनी की तरफ से रोशी और इस्माइल। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम के पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। तो मुझे लगता है कि दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकती हैं। टीमोफिएव और एंटोन इस मिडफील्ड को ज़रूर अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। चेरनॉव इनके मेन डिफेंडर हैं। दोनों टीम के फुल बैक्स उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं। उसके बाद कार्पॉफ और यहाँ से पोपोविच, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। पोपोविच इनके मेन जो है गोल्स इनके ही इर्द गिर्द होते रहते हैं, और ज़्यादा मैचेस इन्होंने नहीं खेले हैं, लेकिन जितने भी खेले हैं काफ़ी इम्प्रेस करा है इन्होंने मेरे को।
और यहाँ से भी अगर मैं बोलूँ तो सेमिनॉफ इनके मेन डिफेंडर हैं, उसके बाद निजिच कुछ हद तक है, लेकिन मैं अपना प्रेडिक्शन आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कौन से नहीं। ग्लूशकोव इनके मेन होल्डिंग मिडफील्डर, रोशी और बेरिशा, इन दोनों का आप स्मॉल लीग में नहीं मिस कर सकते, क्योंकि दोनों में से कोई भी या फिर दोनों ही आपके लिए अटैक में पॉइंट दे के जा सकते हैं, खास करके ड्रीम 11 पे। रवानिली और इस्माइल में से कोई एक यहाँ पे खेल सकता है। अगर रवानिली खेलते हैं तो अटैकिंग मिडफील्डर के पोजीशन पे खेलेंगे, और अगर इस्माइल खेलते हैं तो वो सेंट्रल मिडफील्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं अपनी ड्रीम 11 की डेमो टीम दिखाऊं, मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में यही है कि मैच में ज़्यादा गोल तो नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है गोल होगा। ठीक है, दोनों ही टीम, मुझे नहीं लगता कि क्लीन शीट यहाँ पर रखे ही। चांसेस ये हो सकते हैं थोड़े बहुत कि अहमद ग्रॉजनी क्लीन शीट रख ले, क्योंकि अहमद ग्रॉजनी का हेड टू हेड जो रिकॉर्ड है, मतलब इस कोच के इस टीम के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और पिछले 2-3 मैच में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं। लेकिन मैं एक और फैक्ट अगर बता दूं कि पिछले 6 मैचों में से 5 मैचों में कोई भी टीम क्लीन शीट नहीं रख पाई है, चाहे जो भी टीम कितनी भी बड़ी मतलब टीम के तौर पे क्यों ना सामने आए और कितनी भी आसानी से क्यों ना जीते, लेकिन क्लीन शीट कोई भी टीम रख नहीं पाई है। और आखिर के कुछ मैचों में हमने यही देखा है, हालांकि दोनों ही टीम डिफेंसिव फुटबॉल खेलती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक गोल तो कम से कम कंसीड करेगी। हालांकि क्लीन शीट के चांसेस बिल्कुल नहीं है ऐसा मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हो तो आप 1-1 या फिर लेस गोल स्कोरिंग मैच होगा, ये समझ के चल सकते हो। क्लीन शीट का एक्सपेक्टेशन ना ही रखो तो बेहतर। अभी मैं एक बार मेरा ड्रीम 11 का टीम दिखा देता हूँ और किस तरह से हालात में सोच सकते हैं वो भी समझा देता हूँ। तो ये है ऐसी टीम जो मेरे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग है। देखिए, मैं रखना तो यहाँ पर अटैकर्स को चाहता था, लेकिन जो मेन अटैकर्स मेरे हैं वो मिडफील्डर में हैं, मिडफील्डर में मतलब लिस्टेड है मिडफील्डर सेक्शन में। और फॉरवर्ड में जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं आया है। यहाँ पर रादोनजिच इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे, इंपॉर्टेंट प्लेयर थे भी, लेकिन ये खेलेंगे नहीं। ठीक है, देखिए गोल करेंगे या नहीं ये मेरे को पता नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंस की बात करूँ, मैच में इन्वॉल्वमेंट वगैरह की बात करूँ, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर इल्जिन को लिया है, और उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आखिरी जो हेड टू हेड मैचेस हुए हैं ना, मतलब आखिरी हेड टू हेड मैच को छोड़कर उससे पहले जो 2-3 मैचेस हुए हैं, वहाँ पर आकमात के होकर जो भी स्ट्राइकर खेले हैं नंबर 9, उन्होंने हमेशा गोल करा है। ठीक है, ये एक फैक्ट मुझे नज़र आया है, चाहे मतलब आकमात जीती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, और उनके नंबर 9 ने गोल करा है, तो मैंने इसीलिए रखा है। बाकी आप किसी को भी रख सकते हो जो भी खेलते हैं, किसी पे भी मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। मेरे लिए 3 मेन अटैकर्स हैं, पोपोविच, बेरिशा और रोसी। इनमें से रोसी और पोपोविच, पोपोविच स्पेशली मैं कहूँगा क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, लेकिन जितने भी खेले हैं इन्होंने काफ़ी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। टिमोफिएव, एंटोन और कुछ नहीं तो मेरे को पासिंग के पॉइंट्स तो दे ही देंगे। इसके सिवाय आपके पास ग्लुशकोव का ऑप्शन है, आकमात के होकर आप उनको ले सकते हो। चेरनॉफ, सेमेनॉफ मेरे लिए मेन डिफेंडर्स हैं। गिगोलाएव को लिया है क्योंकि थोड़ा बहुत फुल बैक्स में से अटैकिंग पोटेंशियल मुझे उनकी नज़र आई है, क्योंकि मैं यहाँ पर गोल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1-1 कम से कम। और कार्पोव, मुझे एक और डिफेंडर्स लेना था डिफेंडर, तो इसीलिए मैंने कार्पोव को लिया है। नहीं तो आप चाहो तो किसी को भी ले सकते हो यहाँ से, मतलब किसी को भी, मतलब मेरा मतलब है यहाँ से आपके पास जेफाने का अच्छा ऑप्शन आ जाता है, जो कि पासिंग के भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। और एक और ऑप्शन है यहाँ पर निजिच, और यहाँ पर खास कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। गोलकीपर में से फ्रोलॉव मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, हालांकि ग्रोदॉव भी ठीक ठाक ही हैं, लेकिन फ्रोलॉव के आखिरी कुछ मैचों में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे रहे हैं। और अगर 1-1 का स्कोर लाइन रहता है तो मुझे लगता है कि कायरलिया के गोलकीपर के पास ही ज़्यादा मौके आएंगे गोल वगैरह सेव करने के, अकॉर्डिंग टू द हेड टू हेड स्टैट्स और फैक्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उनको रखा है। तो ये रही मेरी सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो आप। सारी लास्ट मोमेंट पे अपडेट, फॉर्मेशन वगैरह, छोटी बहुत चीज़ भी वहाँ पर शेयर होती रहती हैं। सब ज्वाइन हो जाना, सब कुछ फ्री है, सब कुछ आपके लिए ही है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।